सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूँ अलीना इलियास। मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। कश्मीर इशू के हवाले से बात करेंगे। एक अहम पेशरफ्त हुई है, इंडिया को एक दफ़ा फिर मुँह की खानी पड़ी है। जी समी साहब। जी अलीना, सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है बड़ी अहम मीटिंग है और इस पर पूरी बात करते हैं आज। इसके अलावा कुछ जो पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, डोमेस्टिक सिचुएशन, अलाइज़ को मनाने का काम जारी है और अभी तक जो ख़बरें बड़ी हौसला अफजा हैं तहरीक इंसाफ के लिए कि शायद मामला ठीक होता जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कुछ और ही बात कर रहे हैं और वो क्यों ये बात कर रहे हैं? अगर उनकी जो वो कह रहे हैं अगर वो ये सच है तो फिर इसका मतलब है कि ये जो कुछ हुआ ये नाराज़गी तो एक बहुत बड़ी साजिश थी। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जैसे आपने कहा जो आगाज़ है कश्मीर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास हुआ और उसमें ये बुनियादी तौर पर इसलिए हुआ कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लेटर लिखे कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, इसलिए कि इससे पहले जो एक इजलास बुलाने की कोशिश की गई थी उसको फ्रांस ने वीटो कर दिया था। जो आखिरी इजलास था जिसमें कश्मीर डिस्कस हुआ वो दिसंबर में था। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है इस पर बात करते हुए जो चाइनीज़ एम्बेसडर ने कहा कि कश्मीर सिक्योरिटी काउंसिल के हमेशा एजेंडे पर है और ये जो बात हुई वहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी गई है और अपनी जो कश्मीर के हवाले से चाइना ने फिर दोबारा अपनी पोजीशन का इजहार किया, बिल्कुल वाज़े तौर पर वही उन्होंने बात की है जो पाकिस्तान की बात है। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर के जो लोग हैं उनको हक़ मिलना चाहिए अपना और वोट डालने का, इस्तिस्वाब राय के ज़रिए वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। ये वही पोजीशन है जो पाकिस्तान की पोजीशन है। तो चाइना और जो हमें बता रहे हैं सोर्सेज़ के रशिया ने बहुत सपोर्ट की है इजलास में और इस इजलास की जो एक खसूसी बात थी राना साहब वो ये थी कि वहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं उनकी रिपोर्ट को पेश किया गया। अब इंडिया जो है ये अपने हिस्से में जो वहाँ पर जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स को नहीं जाने देते और पाकिस्तान में भी इन्होंने जो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी जो जीप देख रही थी कुछ अर्सा पहले उस पर उसको फायरिंग का भी निशाना बनाया था, वो गोले की जद में भी आए थे। तो जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं यूएन के उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है सिक्योरिटी काउंसिल को। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई इस मामले में सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस रिलीज़ जारी करती है? पिछली दफ़ा उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो नहीं, क्योंकि इंडिया के साथ फ्रांस, हम सबको पता है कि वो राफ़ेल प्लेन उन्होंने लिए, बहुत ज़्यादा उनके इंटरेस्ट है। जर्मन वो भी इंडिया के साथ बड़े थिक एंड थिन है। तो ये दो ममालिक हैं, इनकी वजह से इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में मैनिपुलेशन करता है और फिर अगर इनसे कोई बात निकले तो अब तो उनके बड़े भाई जनाब ट्रंप साहब अमेरिका भी मौजूद है सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन जो खुशाइन बात है वो ये है कि रशिया और चाइना ने पाकिस्तान की बहुत खुलकर इस मामले में सपोर्ट की है और मदद की है और आज यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक इजलास किया कश्मीर के हवाले से, सारी सूरत हाल के हवाले से, जिसमें DGISI भी थे, जिसमें जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा भी थे, फॉरेन सेक्रेटरी भी थे और स्पेशल असिस्टेंट ऑन सिक्योरिटी भी थे, तो नेशनल सिक्योरिटी। तो इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा की और DGISI की प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है। वो उस कमेटी से हट के जिसमें यकीनन जो ख़ित्ते की सूरत हाल है उस पर बात की गई होगी और जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो भी डेवलपमेंट है उस पर बात की गई होगी। तो एक ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है
जो हमें नज़र आ रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड फोरा जो है वहाँ पर कश्मीर का मसला डिस्कस हो रहा है, और उसमें बड़ी फिर आहिस्ता आहिस्ता जो स्पेस है इंडिया के लिए बड़ी कम होती जाएगी, क्योंकि जो इंडियन जो उन्होंने अपना सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट पास किया है, उसके बाद जो उनकी हिपोक्रेसी है, जो उनकी मुनाफकत है, वो सारी की सारी एक्सपोज हो गई है। और इसमें आप ये देखें कि अभी पिछले दिनों एक ड्रामा किया इंडियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने कुछ सफ़ीरों को वहाँ पे ले जाने की कोशिश की, तो जो यूरोप के जो सफ़ीर थे, बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने वहाँ पर जाने से इनकार कर दिया। अमेरिकन्स गए वहाँ पर, लेकिन यूरोपियन यूनियन के नहीं गए। ब्राज़ील के एम्बेसडर का भी नाम उस लिस्ट में शामिल था, लेकिन वो भी वहाँ पर नहीं गए। तो वो एक्सपोज हुआ वो सब कुछ, ये जो भारत जो एक इस तरह की जो चीज़ें करके तो दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहता है, वो उसमें कामयाब नहीं हुए। और लेकिन बहरहाल अमेरिकन्स जो हैं उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स है, और वो हमें यहाँ पर नज़र आते हैं कि उनका जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ है। लेकिन राना साहब, अब ये बात किसी तरफ तो निकलनी ही आगे। शमी साहब देखें, बात ये है, वो कहते हैं ना, जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। बावजूद इसके कि अमेरिका की पुष्टपनाही मोदी को हासिल, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि सफारती सतह पर भारत की ये बहुत बड़ी नाकामी है कि उसकी भरपूर कोशिश के बावजूद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये अजलास हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर में ढाए जाने वाले भारतीय मजालम ज़ेर बहस रहे। आप ये देखें ना कि प्राइम मिनिस्टर ने जो ख़त लिखे हैं, उनमें जो तवज्जो आलमी बरादरी की दिलाई, बिलाखर उन्हें यह एहसास हुआ कि नहीं, ये मसला इतना है कि इस पर सिक्योरिटी काउंसिल का अजलास होना चाहिए। तो समी साहब, फ्रांस ने पिछली दफ़ा रोकने की कोशिश की, रोका। इस दफ़ा आप देखें कि फ्रांस भी इंडिया को इस बात से वो भी मुतमिन नहीं हुआ जो इंडिया कर रहा। ख़ास तौर पे आपने जो जिक्र किया, ये सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसके बाद तो भारत का मकरूज चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। और ये आए दिन वहाँ पर जो मजालम ढाए जा रहे हैं मुसलमानों पर, अब तो दूसरे लोगों पर भी, सियासी मुखालफिन पर भी मजालम ढाए जा रहे हैं। तो ये मोदी जो है पूरी तरह एक्सपोज हो गया। और आज ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए और कश्मीरियों के लिए एक इत्मीनान की बात है कि बहरहाल ये मसला, बावजूद इसके कि बैनुल अक़वामी बरादरी के कान जो हैं वो बहरे हैं और आंखें अंधी हैं, इसके बावजूद वो जुल्म इतना है कि उनको भी तवज्जो देना पड़ रही है। ये बात आपकी सही है। तो ये बेसिकली इसका बड़ा इम्पैक्ट है, ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें आगे चलकर, और आज जो मीटिंग्स हुई हैं, जिस तरीके से मामलात को लिया जा रहा है, वो आगे वो निकलेगी बात। बड़ी अहम मीटिंग हुई है जनरल कमर जावेद बाजवा की। जी जी, बहुत ज़बरदस्त। और अब आ जाते हैं ज़रा वैसे जो डोमेस्टिक हमारी पॉलिटिक्स है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एंट्री डाली है। और ये जो पिछले दिनों जो अलाइज़ तहरीक इंसाफ का जो मामला चल रहा था, वो तो ये समझ में आ रही थी कि वादे किए तहरीक इंसाफ ने और वो पूरे नहीं हुए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान तो कुछ और ही सुना रहे हैं। ये अब क्या कहानी है, पहले ज़रा मौलाना फजलुर रहमान को सुन लें अगर आप चाहते हैं तो। बिल्कुल जी, ज़रा सुनवाइए फजलुर रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं। तब्दीलियों का अमल शुरू हो चुका है, तब्दीलियों का अमल शुरू हो चुका है, और आज़ादी मार्च के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेंगे और बड़े थोड़े अरसे के बाद आपको मुल्क के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। आज़ादी मार्च को ये एक ज़लज़ले से ताबीर कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो आफ्टर शॉक्स हैं वो ज़लज़ले के बाद होते हैं। तो इन्होंने कहा जो ज़लज़ला मैं लेके आया था इधर इस्लामाबाद में, उसने इस्लामाबाद को तो अब हिला दिया है, और अब ये जो हिलजुल है, यानी अगर इनकी ये बात सही है मौलाना की, तो फिर इसका मतलब है जो काफ लीग की नाराज़गी है, जो MQM का झगड़ा है, जो मैंगल ग्रुप के मामलात हैं, जो बाप के जो मामलात हैं, वो तो उसका ताल्लुक तो मौलाना फजलुर रहमान की पॉलिटिक्स, ये सारे मौलाना फजलुर रहमान की सियासत कर रहे हैं। शमी साहब देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना, को पता है इनके साथ हमारा बड़ा एक न्याज़मंदी का, मोहब्बत का ताल्लुक है, बड़ा आपका तो। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना भाईजान, इस वक्त वो बेचारे ख्याली पुलाव पका रहे हैं। उनके साथ जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने धरने के दौरान किया, उसकी वजह से अब वो बेचारे इसी तरह कुछ भी हो दुनिया के किसी खित्ते में, वो कहेंगे कि ये हमारे वो उस धरने की वजह से हुआ। तो शमी साहब, वो आज़ादी मार्च जो था वो भी एक टोपी ड्रामा था, वो भी एक्सपोज हो गया। बाकी रहा मामला ये इत्तेहादियों वाला,
समी साहब, ये इत्तेहादी जो हैं, इनकी नाराज़गी जो है वो सियासत में होती रहती है, और ये बिला वजह नहीं है। उनके जायज़ मसाइल भी हैं जिस पर वो हुकूमत की तवज्जो, क्योंकि हुकूमत के पास अपने भी बहुत सारे, देखें ये जो अभी आप देखें मसाइल पैदा कौन करता है इस हुकूमत के लिए, मौलाना नहीं मसला पैदा कर सकते, ना अपोजिशन पैदा कर सकती है, ये मसाइल इनके अपने पैदा करदा समी साहब होते हैं। अब ये फैसल वाडा जैसी चीज़ें जो है, इनको इमरान खान को फारग नहीं करना चाहिए था काबीना से। ये देखें, ये एक मैसेज जाता है कि वज़ीर आज़म जो है वो इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस तरह का जो ये तमाशा लगाते हैं, मजाक बनाते हैं, ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। फैसल वाडा को काबीना से फौरी तौर पर निकाला जाना चाहिए था, और इसी तरीके से बाकी जो वज़रा हैं उनको भी चाहिए कि उनको कोई सियासी जो आदाब हैं वो सिखाए जाएँ कि सियासत किस तरह की जाती है। बाकी ये जो इत्तेहादियों के काफिले का मामला है, उन्होंने अपने कल तारक बशीर चीमा साहब ने भी कहा कि भाई हमने उम्मीद है कि ये उस तरफ तवज्जो देंगे, लेकिन अगर अब ना दी तवज्जो तो फिर हम अलग हो जाएंगे। तो ये तो सियासत में होता रहता है, लेकिन मौलाना को इससे क्या मिलेगा? मौलाना अगर आज MQM की जगह इमरान खान मौलाना को काबीना में शामिल कर ले इनकी पार्टी को, ये कहेंगे इलेक्शन बड़े सही हुए। नहीं चलें, ये तो आपकी बात है, लेकिन जो आज़ादी मार्च के जो यानी जिन्होंने जो उसके खालिक थे, जिनके साथ ये मिल के मनसूबा हुआ, उसमें आसफ़ अली ज़रदारी साहब बिल्कुल गायब हैं। कभी आपने उनकी कोई स्टेटमेंट देखी है? बिलावल भुट्टो साहब का जो कद काट है वो भी गए हैं दुबई, और दुबई के बाद वो चले गए उम्रा करने। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हैं, वो लंदन में बैठ के होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में खाने पीने खा रहे हैं, खाबे खा रहे हैं, और कह रहे हैं मैं बीमार हूँ। मरीम नवाज साहबा मुकम्मल तौर पर खामोशी तारी है, कहीं से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, ना चूँ ना कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब बड़ा अपने आप को पेश कर रहे हैं बना के सब कुछ के जी पता नहीं क्या होने वाला है, मैं आऊँगा। लेकिन जो अगर मौलाना साहब अगर आज़ादी मार्च के आफ्टर शॉक्स होते, तो ये जिन लोगों ने इनके साथ मिलकर किया वो तो सारे इस वक्त बर्बाद तमन्ना है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है पॉलिटिक्स में, और बज़ाहिर वो लूज़र नज़र आ रहे हैं। तो ये अलाइज़ का जो मामला है, इसका क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान, ये तो एक किस्म की नौसरबाजी नहीं है? भाईजान, मैंने पहले अर्ज़ किया कि आप देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना, वो बेचारों को इतना दचका लगा है, जो कुछ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जो ये तवक्को कर रहे थे, और ये तवक्को इनकी खाम ख्याली थी। भाई वो एक बड़ी सियासी जमातें हैं, उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया कि आसफ़ ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी सियासत कर ली, सदर रह लिया, मुल्क के वज़ीर, अपना वफाकी वज़ीर भी रहे हैं अभी भी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि भाई मैं अपना चुप करके आराम से बैठता हूँ। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने यह तस्लीम कर लिया कि वो जो GT रोड वाला बयानिया था वो दफन हो गया, और वो तस्लीम करके अपनी कॉफ़ी पी रहे हैं, सूप पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो मज़े कर रहे हैं। तो मौलाना अब क्या चाहते हैं? मौलाना को अब चाहिए ये कि कोई ना कोई इनका हाथ पकड़े और इमरान खान के पास ले जाए कि जी एक और इत्तेहादी बना दे। आपने एक बात कही, मैं बड़ा वो सुन के परेशान हुआ हूँ। आपने कहा जी कि वज़रा को कोई आदाब सिखाए जाएँ। अच्छा, अब देखिए जो काबीना है उसमें एक दो बंदे तो होते ही हैं इस तरह के, और आप कंपैरिजन कर लें ना, नवाज शरीफ साहब के साथ जो थे, जो बंदे थे, उसमें तलाल चौधरी साहब क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, अदलिया के बारे में क्या, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ? अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उनके करतूतों की वजह से नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ? उनकी वजह से नहीं हुआ। एक सेकंड राना साहब, वो जो कह रहे थे वो नवाज शरीफ के कहने पे ये सब कुछ कर रहे थे, उनकी करतूतों की वजह से नवाज शरीफ नहीं गया। जो है वो ही नवाज शरीफ थे ना जो कहते थे कि मैं शहीद ज़ियाउल हक का मिशन पूरा करूंगा। उनको, मेरी बात सुने ना, उनको इस तरह रुलाने वाली जो टीम थी परवेज़ रशीद और मुशाहिदुल्लाह वाली, इन्होंने फिर उनके साथ तो फिर बीच में ज़ाहिर है, लेकिन इन्हीं लोगों ने उसको ये बयानिया दिया। देखें जो वो इदारों के बारे में वो जो वजीर उनके बात करते थे, गालियां निकालते थे, वो तो मरियम नवाज साहबा उन्हें हदायत पर करते थे। ये जो वाक़या हुए हैं, ये फैसल वाडा ने जो किया या जो फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, ये कोई इमरान खान साहब की हदायत पे तो नहीं कर रहे। इमरान खान ने कंडेम किया। अच्छा, उन्होंने क्या किया? लेकिन ये मुशाहिदुल्लाह खान, मेरी बात सुने ना, मुशाहिदुल्लाह खान ने BBC को इंटरव्यू दिया, ISI पर इल्ज़ाम लगाया और क्या कुछ उन्होंने ड्रामा किया कि जी वजारत उनसे ले ली है, फिर उसके बाद उनको उससे भी ज़्यादा पावरफुल जगह पे लगा दिया उन्होंने। निहाल हाशमी साहब ने क्या किया?
उनको जो गालियां अभी जो फुटेज चल रही है, निहाल हाशमी और नवाज शरीफ ऐसे चलते हैं जैसे बचपन में। वो कह रहे हैं इनको हटाओ मेरे पास से। नहीं, ये नहीं कह रहे। नहीं भाईजान, मुझे पता चला है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इनको हटाओ। आपको पता नहीं किसने बताया, वो बंदा आपकी तबीयत और मिजाज समझ के वैसी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा होगा, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन ये बात अपनी जगह पे है राना साहब कि जो नून लीग है उसके अंदर मामलात इस तरह से, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के मुर्तज़ा, वो कल बता रहे थे कि शायद खाकान अब्बासी साहब चेंबर में बैठे हुए थे अंदर, तो उधर से राना तनवीर ने वो उनको कहा, राना सनाउल्लाह को और ख्वाजा आसफ को, कि अंदर वो बैठा जे कितने होर चल के बैठी है, तो वो उनको लेके किसी और तरफ चले गए। तो वो एक चीज़ें, वो जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, इख्तलाफ बयानिया ये वो, लेकिन ये जो बदतमीज़ी करने वाले वज़ीर थे, मैं आपको बताऊं, आपको पता है आबिद शेर अली किस तरह की, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, लेकिन किस तरह की गुफ्तगू करते थे। परवेज़ रशीद, चले परवेज़ रशीद साहब गाली नहीं निकालते थे, ये नस्त देखें आप, उनके ख्यालात से हम इख्तलाफ करते हैं, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू है, उनके जो अल्फाज हैं, उसमें कभी ये नहीं हुआ। नवाज शरीफ को ये पट्टी पढ़ाने में बुनियादी किरदार जो था ना, वो परवेज़ रशीद का ही था। ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के ख़िलाफ़, ठीक है, तो परवेज़ रशीद साहब ने भी, फिर उनको भी वजारत से हटना पड़ा वो डॉन लीक्स के बाद। लेकिन समी साहब, मैं आज आपको एक गुजारिश करूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को ना थोड़ी हिम्मत करना होगी, उन्हें बताना होगा अपनी पार्टी वालों को भी, अपनी काबीना को भी, कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके बाद आगे लकीर है। उन्होंने फैसल वाडा पे पाबंदी लगाई, फैसल वाडा पे 2 हफ्ते की पाबंदी लगी है ना भाईजान। फैसल वाडा को काबीना से निकालें, फैसल वाडा को काबीना से निकालें, इससे इमरान खान की नेकनामी होगी। लोग वज़ीर आज़म से ये तवक्को करते हैं, इमरान खान खुद एक सुलझे हुए आदमी हैं, और ये इस तरह की जो चीज़ें की जा रही हैं ये कोई हुकूमत के, लेकिन अब हम चले गए अब इनकी तरफ। भाईजान इत्तेहादियों की बात कर रहे थे हम, इत्तेहादी जो है ना उनसे मुलाकातें जारी हैं, लेकिन ये मसला उसी दिन हल होगा जब इत्तेहादियों की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात होगी। नहीं देखें, तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा कि जी हमारे तो मसले हल हो गए हैं, बस वादा इन्होंने पूरा करना है, हमें कह के गए हैं ये वादा पूरा कर दें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आज मैंगल ग्रुप से जो मुज़ाकरात हुए हैं वो इंतहाई खुशगवार माहौल में हुए हैं, और उसमें जो उनके साथ जो मामला था वो इस तरह से वो हल हुआ है कि वहाँ पर वो जो ग्वादर के हवाले से जो ऑर्डिनेंस है ना, उसमें गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि मज़ीद हम तरमीम लेके आते हैं, ताकि जो अख्तर मैंगल साहब जो बात कर रहे हैं, जो अलाई हैं, उनके साथ जो वादे थे या उनकी जो जमात के कंसर्न हैं उनको हम एड्रेस कर लें। तो एक हमें बड़ी सिंसियर एक कोशिश नज़र आ रही है ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि वो इन चीज़ों को हल कर रहे हैं। अब चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है ना, बॉर्डर की सूरत हाल आप देखें, इधर जो दूसरे मामलात हैं वो देखें, डोमेस्टिक आप ये देखें कि किस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो ये बेसिकली ये जो सारा मामला है ना, मुझे ये लगता है कि बड़ी संजीदगी से प्राइम मिनिस्टर ने जो कोशिशें की हैं और उन्होंने ये जो हदायत दी हैं अपनी टीम के साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वक्ती तौर पर इस वक्त जो एक झटका लगने की बहुत सारे लोग तवक्को कर रहे थे ना, और कॉलम आना शुरू हो गया कि बस है पाजी गया के गया, वो मेरा ख्याल है कि वो सिलसिला थम जाएगा। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, और जो उनकी जो गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर की, इमरान खान साहब की, बड़ी इंटैक्ट है, फुली इंटैक्ट गवर्नमेंट है, और लोग उनके साथ हैं। मेरा नहीं ख्याल फैसल वाडा जैसे लोगों को फारग कर देना तो और मजबूत हो जाएगी गवर्नमेंट। फैसल वाडा, ये देखिए सर, आपने अभी बात की कि बड़े संजीदा है, ये फैसल वाडा ने इंतहाई गैर संजीदा हरकत की है। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कल भी ये बात कही थी कि हर चीज़ को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना भाईजान, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये किसी तौर पर भी काबिल बर्दाश्त अच्छा, मुझे बात बताएं। मैं एक बात वैसे करना चाहता हूँ कि जी काशिफ अब्बासी के शो पर पाबंदी लगा दी गई, और ये कह दिया गया कि आप किसी और शो में 60 दिन तक आ भी नहीं सकते। उसने क्या किया था? उसने तो कुछ भी नहीं किया काशिफ अब्बासी ने। अब वो उन्होंने टीवी पर अपना बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि जनाब हम वज़ीरों के बैग तो नहीं चेक करते। हाँ, रिएक्शन टाइम उन्होंने कहा मेरा कोई थोड़ा सा इसलिए लंबा हो गया कि वो एक उन्होंने जो बूट रखा हुआ था वो वहाँ पे पड़ा रहा, लेकिन जो काशिफ अब्बासी का इसमें 1% भी हमें कोई कसूर नज़र नहीं आ रहा। पैमरा ने क्या किया? ना कोई उन्होंने उनसे लिया, कोई शोकाज नोटिस दिया, हालांकि काशिफ अब्बासी ने अपनी माजरत भी की, पूरा उन्होंने हर चीज़ बताई, लेकिन
वो उन्होंने, अच्छा फैसल वाडा पर कोई पाबंदी नहीं है पैमरा की तरफ। अंदाजा करें ना कि ये पैमरा क्या एज ए रेगुलेटर एक्ट कर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जो काशिफ अब्बासी हैं बड़े ज़िम्मेदार एंकर हैं और उन्होंने जो वजाहत कर दी, मेरा ख्याल है उसके बाद मामला खत्म हो गया। गलती, लेकिन बात यह है कि उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए थी वजीर साहब के खिलाफ। अच्छा, एक काशिफ अब्बासी ने जो बात कही ना, मैं जरूर कहूंगा, मैं कन्विंस हूं। उन्होंने कहा जी बात सुने, मेरे शो में तो जो कुछ हुआ आई एग्री, वो तो उसने कर दिया कि मुझे पता भी नहीं था। बाकी सारे चैनल उसकी फुटेज को चलाते रहे उनको यानी वो क्या था, बड़ा उनका एक वैलिड पॉइंट था काशिफ अब्बासी का। मैं आपको बताऊं, अलबत्ता काशिफ अब्बासी साहब का शो जो है वो ऑन एयर है। राना साहब, मैं चाहूंगी कि आप इस पे जरूर कमेंट करें, लेकिन प्रोग्राम में मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक का वक्त है। जब ब्रेक पे से वापस आते हैं मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समीर साहब, काशिफ अब्बासी साहब के हवाले से बात हो रही थी, देखें कैमरा के हवाले से। काशिफ अब्बासी साहब का शो जो ताज़ा तरीन है कि वो दैट शो इज़ ऑन एयर, और ये पैमरा से जो वर्बल अप्रूवल उन्होंने दी है और जो रिटर्न अप्रूवल है वो बड़ी जल्दी आ जाएगी। अच्छा हुआ ये कि वो शो ऑन एयर होगा, इसलिए कि ये फैसला गलत था। मैं ये कह रहा हूँ कि अब पैमरा ने 2 हफ्ते 60 दिन के लिए उनका शो बंद कर दिया, उनको कोई नोटिस दिए बगैर। और अब क्या हुआ, 24 घंटे के अंदर अंदर उनको वो शो खोलना पड़ा। क्या अब ये, जब आप फैसले सही करें, अगर पैमरा एज ए रेगुलेटर एक्ट करता तो कभी भी इस पर पाबंदी ना लगाता, लेकिन क्योंकि तारें कहीं और से मैं बिल्कुल ये आपको मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई इन्फ्लुएंस है उनको, इसलिए कि ये मुझे बताएं ये कौन लोग हैं जिन्होंने फैसला कर लिया और फिर 24 घंटे से पहले उन्हें वो फैसला रिवर्स करना पड़ा, बट वो अपनी जगह पर कायम दायम है और उनका कोई अकाउंटेबिलिटी है इस चीज़ की। समीर साहब देखें, मैं समझता हूँ ये फैसला अच्छा खुश आइंदा है। अगर गलती का एहसास करके उन्होंने फैसला वापस ले लिया है, नहीं, जो गलती का एहसास जो काशिफ अब्बासी का था, जो उसने अपना कहा जिसमें उसकी गलती भी नहीं थी, उसको तो पैमरा ने तस्लीम नहीं किया। अब उनकी गलती का एहसास हम तस्लीम कर लें। भाईजान बात यह है कि देखिए ना, उन्होंने फैसला वापस ले लिया ना। अगर गलत फैसला ना होता तो वापस क्यों लेते? तो गलत, मेरी बात सुने ना, इदारे गलत, कोई इंडिविजुअल फैसला, मेरी बात तो कवायद तो जवाबत के मुताबिक लिया जाता है ना फैसला। इसीलिए कि पाबंदी असल लगनी चाहिए थी फैसल वाडा पर। शो ऑफ एयर करना जो है वो मसले का हल नहीं था जो इन्होंने किया। मैंने अर्ज किया मसला तो था रेगुलेटर, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का काम था कि वो मिनिस्टर पर लगाते, लेकिन इनमें इतना तप्पड़ ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है इतनी। भाईजान फिर भी ये देखें कितना बेहतर काम है कि उन्होंने एहसास तो किया ना। माजी में तो यहाँ पे ये होता रहा कि जी पाबंदी लगा दी तो लगा दी, ठीक है। उन्होंने इस बात का एहसास किया, रियलाइज किया और वापस ले ली, अच्छी बात है। बस इसके बाद खत्म हो गया काम, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फैसल वाडा की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। बात ये है कि भाईजान देखें, मेरी गुजारिश सुने, आप देखें कि असल मुल्जम है फैसल वाडा नहीं, असल मुल्जम है पैमरा। भाईजान असल नहीं राना साहब, असल मुल्जम है पैमरा। देखें जब उन्होंने एक गलत, मेरी बात सुने भाईजान, ये देखें मैं कहता हूं कि उन्होंने ये अच्छा स्टेप लिया पैमरा ने कि वापस ले लिया अपना ऑर्डर। अगर वो ना लेते तो हम उससे पहले यही बात कर रहे थे ना। जब उन्होंने देखें एक काम को गलत काम किया, उसकी इस्लाह कर ले, अच्छी बात है, लेकिन उसको पे अड़े रहना जिस तरह माजी में होता था उस तरह तो नहीं हुआ ना। उन्होंने एहसास किया कि भाई हमने ये एकतरफा फैसला ठीक नहीं किया, वापस ले लिया। राना साहब मेरा सवाल कुछ और है, आप तो पैमरा को डिफेंड करने में लग गए, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि इदारे क्या इस तरीके से, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इस तरीके से फैसले करते हैं? गलती का एहसास पहले किसी छोटे बच्चे ने किया, फिर किसी बड़े ने आके कहा ओए यार तुसी की कीता, तो फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया। ऐसे होता रहता है। देखिए नालायकी नाअहली हो सकती है किसी की, लेकिन मसला ये है, मैं कहता हूं जब मसला हल हो गया, उन्होंने अब असल चीज़ की तरफ आना चाहिए कि जो वफाकी वजीर हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है वफाकी वजीर के खिलाफ एक्शन अपनी जगह पे, लेकिन उन लोगों को भी पूछना चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी का पैमरा का अपना सिस्टम होना चाहिए कि जिन लोगों ने ये फैसला किया क्या उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी है। ये तो क्योंकि सारे सहाफ़ी खड़े हो गए, हर तरफ से वो मामला शुरू हो गया, आगे बयानबाजी हो गई और उन्हें पता था कि आगे बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है, तो वो उन्होंने कोई ये समझ के थोड़ी लिया होगा फैसला कि जनाब ये हमसे कोई गलत हो गया।
वो तो जब एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, क्योंकि ये आज़ादियां जो सहाफ़ी हैं उन्होंने कोई किसी से खैरात में नहीं ली हुई और ना ही कोई हमसे आज़ादियां ये छीन सकते हैं। वो बात ठीक है, हम उसी पे तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए ना, अब आगे क्या होना है कि उन्होंने गलत फैसला किया, एक तरफा फैसला किया था। काशिफ अब्बासी साहब का शो ऑफ एयर नहीं करने का उन्हें ऑर्डर करना चाहिए था, उन्हें असल चीज़ की तरफ आना चाहिए था। फैसल वाडा ने जो हरकत की थी उस तरफ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा फैसल वाडा को कि आपने 2 हफ्ते के लिए शोज में नहीं जाना। पेमरा ने अभी तक फैसल वाडा को कुछ नहीं कहा, तो फिर क्या हुआ? पेमरा को चाहिए ना कि पेमरा उनको बैन करे। तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि इदारे को, वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हैं, उनको दे शुड एक्ट एज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। वो तो एक तरह का गवर्नमेंट का बज़ाहिर लग रहा है कि जैसे कोई ऑर्गन है और वो उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहा है। ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है। वैसे बहरहाल मैं अब अच्छा है कि शो ऑन एयर हो गया और काशिफ अब्बासी साहब भी बड़े एक सीजन्ड एंकर हैं और ये जो सारा वाक़या हुआ बिल्कुल सबको पता था कि ये अब्रप्टली हुआ इस तरीके से, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था। का उसमें कोई कसूर ही नहीं है, उसमें किसी तरह का कोई कसूर नहीं है। बहरहाल आ जाएं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, मौलाना फजलुर रहमान पे आप बात कर रहे थे, तो आपका क्या ख्याल है कि फिर ये अब जो आगे हम जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये अलाइज के साथ जो मामलात हैं वो क्या कहते हैं आप? अभी वक्ती तौर पर तो समी साहब ये मुलाकातें बड़ी कामयाब हो रही हैं, लेकिन और इसमें नए वादे किए जा रहे हैं कि हम अपने उन वादों को पूरा करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वादे बेशक पूरे ना हों सारे, एक बात का इस हुकूमत को एहसास करना होगा कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान समी साहब इन इत्तेहादियों को खुद मिलकर अपनी मुश्किलात से, हुकूमत की मुश्किलात से कि किस हद तक वादे पूरे कर सकते हैं, अगर वज़ीर आज़म खुद उनसे बात करेंगे तो मामला हल हो जाएगा। लेकिन ये जो टीमें जा रही हैं ना, आनियाँ जानियाँ कर रही हैं, ये उनसे एक जो वादे 1.5 साल से होते आ रहे हैं, ये एक नए वादे इन्होंने किए हैं और उन्होंने उस पर एतबार कर लिया है। वो कहते हैं हम देखेंगे कि ये पूरे कितने होते हैं। अच्छा जी, आज एक नया रेफरेंस फाइल हुआ। जी जी भाई जी। तोशा खाना सुना कभी आपने नाम? हाँ, वो सरकारी माल वाला, ठीक है जी, तोहफे तहफ़ वाला। तोहफे तहफ़, जनाब आसफ अली जरदारी साहब, जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तीनों वज़राए आज़म पर एक सदर, 2 वज़ीर आज़म और 1 सदर। तोहफे जो हैं, जो मिलते हैं, वो सरकारी माल खाने में जमा होते हैं, स्टेट को मिलते हैं, वो उनकी ज़ाती हैसियत में नहीं मिलते। औने पौने इधर उधर करके वो तोहफे लेके चले गए, बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। ये मैं तो इस पे हैरान हूँ कि इन्हें किसी चीज़ की कमी है। समी साहब कमी है ना, इन तीनों में एक चीज़ की कमी है। क्या? वो ये है कि ये बड़े कम ज़र्फ़ लोग हैं, इनकी हवस जो है दौलत की वो पूरी नहीं होती, इसलिए इन्होंने वो जो तोहफे तहफ़ गैर मुल्कियों ने दिए थे, दूसरी रियासतों ने दिए थे, जो पाकिस्तान की अमानत होते हैं, एक तो इन्होंने उसमें भी खयानत की। एक तो आपको पता है, एक बड़ा हार था, नेकलेस था, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बेगम साहबा ले गई थी। हाँ। अब देखें आप, मुझे वो तुर्की वालों ने दिया था जलजला जदगान के लिए। आप देखें, एक तरफ वो समी साहब हमारे बरादर मुल्क तुर्क के वज़ीर आज़म, उनकी अहलिया, ठीक है, उन्होंने जलजला जदगान के लिए अपना हार दे दिया और ये उस पे हाथ साफ कर दिया गया। और फिर कहते हैं कि हमें कुछ कहा ना जाए, हमें कुछ कहा पूछा ना जाए, हमें कुछ पूछा ना जाए। तो ये लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त ये रेफरेंस है और इस पे तो अखलाकी तौर पर इनकी जमातों को माजरत करनी चाहिए। माजरत उनकी जमातों को भी करनी चाहिए और इन्हें भी कौम से माजरत करनी चाहिए। तो आज उन्होंने एक और बड़ा अच्छा काम किया है नैब वालों ने। उन्होंने वो जो मियाँ मंशा साहब की है ना, निशात चूनिया पावर कंपनी, उसके ख़िलाफ़ भी जो इंक्वायरी थी उसको इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया। लेकिन एक और भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया, जुल्फ़ी बुखारी साहब की इंक्वायरी बंद हो गई। राना साहब, वैसे ये समझ में नहीं आता कि ये फिर अब देखें ना आप, खबरें क्या आ रही हैं, उस पर भी रेफरेंस और जहाँ पे वो जुल्फ़ी बुखारी साहब आए रेफरेंस बंद। ये तो बड़ा अजीब सी बात है। ये रेफरेंस नहीं, इंक्वायरी बात, यानी उन्होंने कहा ये बिल्कुल साफ सुथरे लोग हैं, पाकबाज। उन्होंने कहा कोई ना शवाहद नहीं मिले इनके खिलाफ। ये जो हुक्मरान हैं, इनके खिलाफ शवाहद क्यों नहीं मिलते? और जब ये हुक्मरानी से निकलते हैं तो फ़ौरन शवाहद मिल जाते हैं। यही तो बात है। वो देखे ना, अपना खुरा जड़ा इन्हों दा फिर लब लेंदे ने।
चलें जी, एक और आज ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स उसका भी जिक्र कर लेते हैं। आज DGISPR जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर उनको GOC उकाड़ा लगा दिया गया और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार उनको DGISPR लगा दिया गया। बड़ा अच्छा टाइम गुजारा आसिफ गफूर साहब ने, और मैं तो ये समझता हूँ कि तारीफ़ वो जो दुश्मन करे, और जिस तरीके से उन्होंने चलाया ISPR को और बयानिया जो था पाकिस्तान का उसको उन्होंने वो किया, उस पर भारतीय जर्नैल भी ये कहने पर मजबूर हो गए, इंडियन अपनी गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि सीखें आप जनरल आसिफ गफूर से और इस तरह बयानिया दें, और जिस तरह जनरल आसिफ गफूर बात करते हैं इस तरह से बात करें। तो ये एक बड़ी उन कंट्रोवर्सीज भी हुई, वो बड़ा उन्होंने बड़ी हिम्मत से बहादुरी से हर चीज़ का उन्होंने मुकाबला किया। बिल्कुल ठीक है जी, राना साहब जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तकर्रियों और तबादलों के हवाले से बात हो रही है। DGISPR जी समी साहब। जी राना साहब, आप बाबर इफ्तिखार साहब। देखें समी साहब, जनरल आसिफ गफूर साहब ने जिस तरीके से साइबर वार में भारत को शिकस्त दी, उसका पूरी दुनिया एतराफ़ करती है। जिस तरीके से उन्होंने उनके दांत खट्टे किए, जिस तरीके से, और उन्होंने जिस तरीके से, जो इस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ था, वो जिस तरीके से उन्होंने उजागर किया, भारत को बेनकाब किया, इसका क्रेडिट जनरल आसिफ गफूर को जाता है। बिलाशुबा पूरी कौम को इस पर फ़ख्र है कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का जो इमेज है वो दुनिया के सामने पेश किया। और अब जनरल बाबर इफ्तिखार, वो भी उनके बारे में बहुत ही वो पढ़े लिखे आदमी हैं, किताबें बहुत पढ़ते हैं, हिस्ट्री बहुत पढ़ते हैं, मुतालिया बड़ा ज़बरदस्त है, सॉफ्ट स्पोकन है, आर्मर्ड कोर्स से उनका ताल्लुक़ है, और जो मुझे कभी उनसे मिलने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई जो उन्हें अच्छे तरीके से जानते हैं, उनका ये कहना है कि वो भी आसिफ गफूर साहब की तरह बहुत ज़बरदस्त उनका किरदार होगा। और अगर आप देखें तो हमारे जो ISPR में जो थे जनरल आसिम बाजवा, उनका भी बड़ा रोल था। आजकल CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, वो बने थे, फिर वो लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, फिर कोर कमांडर भी बने, कोयटा के वो हुए। तो ये एक ऐसी जो जिस तरीके से इनकी ट्रेनिंग है, जिस तरह ये सामने आते हैं, निकलते हैं, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरी कौम को इन पर फ़ख्र है। और जो आने वाले DGISPR हैं उनसे भी बड़ी ज़बरदस्त तवक्कुआत हैं, और वो कश्मीर के हवाले से उनके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है। शुमाली वज़ीरिस्तान तो वो जो अभी जो चैलेंजेस हैं उस पर जो बातचीत होगी, जो भी बयानिया, जो भी गुफ्तगू उन्होंने करना होगी, तो उसका पूरा बैकग्राउंड है उनके पास, पूरा अदराक है, पूरा अदराक है उन चीज़ों पर। अच्छा, ये तो एक तरफ तो ये बात है। अब ज़रा दूसरी तरफ आ जाए, वो सिंध में पता चला कि वो मिनिस्टर एनर्जी जो हैं वो एक क्राइम गैंग चलाते हैं। शेख साहब, ये पुलिस वाले कह रहे हैं, पुलिस वालों ने कहा, और ये IG के साथ जो फड्डा है वो उसकी बुनियादी वजह ये भी है। देखें IG सिंध जो है ना, शिकारपुर के SSP ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने अपने एक मुखालिफ के बच्चे को भी कत्ल कराया। ये देखें समीर साहब, आज एक अजीब तमाशा हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट ने IG कलीम इमाम के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट जारी की, उसके बाद एक पुलिस की रिपोर्ट जो है वो सिंध गवर्नमेंट के करतूतों के हवाले से मंजर आम पर आ गई। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी सूरत हाल जो है, इसका वाक़तन जो इल्ज़ामात सिंध गवर्नमेंट ने कलीम इमाम साहब पर लगाए हैं और जो पुलिस ने सिंध गवर्नमेंट के वज़रा पर लगाए हैं, ज़रूरत इस अमर की है कि इसकी पूरी तहकीकात कराई जाए, क्या कि सच जो है वो सामने आए। आज देखें ना, दोनों तरफ से एक दूसरे पर बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए, और उन्होंने सारे जराइम जो है ना सिंध में, मुर्तज़ा वहाब साहब ने उनका ज़िम्मेदार तो IG कलीम इमाम को करार दे दिया। आप ये देखें कि इससे पहले AD ख्वाजा थे, उनके बारे में ये क्या कहते थे? AD ख्वाजा भी एक बड़े दयानतदार अफसर थे। ये चाहते क्या हैं समी साहब, ये हमारे जो सियासी हुक्मरान हैं, ये पुलिस से चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि जो इनकी आँख ऐसे करे ना तो IG जो है ना उसके मुताबिक फ़ौरन यस सर,
अब वो एक सिस्टम के तहत आए होते हैं, एक इम्तिहान पास करके, एक ट्रेनिंग करके आए होते हैं अफसर। उन्होंने देखना होता है कि किसी के साथ जुल्म ज़्यादती तो नहीं हो रही। तो आईजी कलीम इमाम ने जहां इनको रजिस्ट किया वो इन्हें बुरा लगा। ये है असल जुर्म आईजी कलीम इमाम का। बहरहाल वो आसफ जरदारी साहब ने उन्हें इम्तियाज़ शेख साहब को बुला लिया, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। हालांकि वो बीमार हैं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में है और बड़े अरसे से सियासी मंजरनामा से वो गायब हैं। लेकिन ये जो एसएसपी शिकारपुर ने जो रिपोर्ट दी और जो आईजी सिंध के साथ जो सिंध गवर्नमेंट का फड्डा हुआ और जो एक झगड़ा चल रहा है, उस सारे तनाजुर में जनाब आसफ अली जरदारी साहब ने उन्हें बुला लिया। आज मुराद अली शाह साहब ने वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर भी गुफ्तगू की है और उनसे फिर रिक्वेस्ट की है कि कलीम इमाम साहब को हटाकर हमने जो 3 नाम भेजे हैं उनमें से मुश्ताक महर साहब हैं, जो रेलवे के जो आईजी हैं। हाँ, और वो जो है एक वहाँ बड़े मारूफ एडिशनल आईजी रहे हैं सिंध में ही, उनका नाम भी मुझे नाम थेबो साहब। हाँ, थेबो साहब, उनका नाम भी उन्होंने दिया है कि इनमें से किसी को लगा दिया जाए। कामरान अफजल साहब हैं, उनमें को लगा दिया जाए। यानी 3 नाम उन्होंने दिए हैं। तो लेकिन ये समी साहब इस तरह होना नहीं चाहिए। आप देखें, जब तक पुलिस में सियासी मुदाखलत समी साहब ख़त्म नहीं होगी, जराइम ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन राना साहब, एक जो सिंध गवर्नमेंट के जो मैं मुर्तज़ा वहाब साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि KPK में 3-4 आईजी तब्दील किए हैं, 2-3 किए हैं, पंजाब में भी 3-4 आईजी, 2-3-4 आईजी तब्दील किए। तो अगर तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको ये हक़ है कि वो अपना आईजी तब्दील कर लें, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अगर आईजी तब्दील करती है तो इस पर क्या प्रॉब्लम? ये किसने कह दिया कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने आईजी तब्दील कर दी? ये जो यहाँ पर पंजाब वो में जो वज़ीर-ए-आज़म का फैसला था। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ एक्शन करते तो इन्होंने कहना था जी सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत कर रहे हैं। बात ये, आपकी बात से मैं इत्तेफाक इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि देखें, वो एक मुखालिफ सियासी जमात की हुकूमत है सिंध में और वफाकी हुकूमत को इस चीज़ को मद्देनजर, अगर उनकी काबीना समी साहब कह रही है, मैं समझता हूँ कि इसको सिलसिला नहीं बनाना चाहिए। तो आईजी को अगर तब्दील भी कर दें तो कोई इसमें बड़ी क्या कौन सी ऐसी बात है? ठीक है, पूरी काबीना का फैसला। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। हम तीनों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। लाने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।